हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद जो पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर का हम लोग धार्मिक कारण देखने वाले हैं कि जो भी हमारे देश में राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो उसके हम लोग राजनीतिक कारण और ऊपर से सेकेंड वाला टॉपिक हमारा था कि सामाजिक कारण। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को डिस्कस करना है कि धार्मिक कारण क्या था कि जो हमारा राष्ट्रवाद का उदय था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय जैसे हो रहा था, तो धार्मिक कारण भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान दिया था। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखिए, तो टॉपिक है हमारा कि विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। मतलब धर्म सुधार आंदोलन ने, कोई भी देश है, ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उत्पन्न करने में तो वो धर्म सुधार आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, यानी उसका भी एक बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महान पुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इनका नाम जो है उल्लेखनीय है। यानी ये जो महान पुरुषों का नाम दिया गया है, इन्होंने हमारे देश के लिए धार्मिक सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यानी ये, इनको इतिहास हमेशा याद रखेगा क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, ठीक है, उसके बाद है चार्ल्स विल्किंस आदि जो यूरोपीय हैं, ठीक है, विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने भारतीय जो धर्म ग्रंथ है इसको क्या किया है, तो अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इससे भारतीय के हृदय में अपने को धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों में एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब ये जो सुधारक है ना, इन्होंने एकता हुआ, समानता हुआ, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा करके क्या किया कि भारतीय जीवन में एक नई चेतना का मंत्र फूंक दिया इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है इसका उदय हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद में उदय की परिणति थी। प्रारंभ में क्या था, तो यह गठन सिर्फ सुधारकों की मांग करता था, लेकिन 1914 तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों में कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, जिसको हम लोग बाल लाल पाल के नाम से जानते हैं, यानी बाल पाल लाल, ये तीन जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है कि बाल पाल लाल के नाम से किनको जाना जाता है, तो कौन, बाल से किनको, बिपिन चंद्र पाल को, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्या है, तो पाल, ठीक है, तो पाल हो गया एक। उसके बाद है तीसरा लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इनको, ये तीन जो नाम है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1914 में, ठीक है, 1914 में क्या शुरुआत हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, तो 1914 में, इसको याद रखिएगा। और कब तक चला था, तो 4 वर्षों तक चला था, ठीक है। तो 1918 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद देखिए, और अंग्रेजी सरकार को भी भारतीय युद्धकारी देश घोषित कर दिया गया। यानी 1914 से देखा जाए तो हमारे देश में क्या हुआ, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। अब हम लोग मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या कि आखिर भारत में प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, मतलब
एशिया जो है, यूरोप में पूरा कैसे भारत में विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो 1914 है, तो वहाँ पर 1914 से जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में क्या क्या कारण थे उसके, तो इस चीज़ के बारे में अब लोग हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो क में बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा वो एक छोटा सा टॉपिक होगा। संक्षिप्त मतलब छोटा, टिप्पणी की तरह होगा एक, ठीक है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्ष यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्य प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध क्या है, एक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से ये जो यूरोपीय देश है वहाँ पर औपनिवेशिक साम्राज्य जो औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, उसमें क्या था, तो एक प्रतिस्पर्धा मतलब छीना झपटी करना, यानी लेना देना वगैरह इस टाइप का। 1914 प्रारंभ होने वाला यह युद्ध दो गुटों में, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दो गुटों के बीच हुआ। लड़ाई तो हमेशा दो गुटों के बीच में होती है, ठीक है। तो देखिए, दो गुटों के बीच में क्या था, तो पहला गुट हमारा क्या था, जिसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो अगर आपको फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का नाम जल्दी याद नहीं पड़ता है कि मित्र राष्ट्र के हैं, तो आप लोग बस ऐसे याद रखिए, FB और R, FBR, F से फ्रांस हो गया, B से ब्रिटेन हो गया, R से रूस हो गया। हमेशा ऐसे माइंड में याद रखिए, FBR यानी फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो ये कौन है, ये मित्र राष्ट्र के हैं। उसके ऐसे याद रहता है जल्दी, तो ऐसे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन था, इसमें कौन था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा देखिए, 1917 के बाद क्या था कि सहयोगी बना अमेरिका। मित्र राष्ट्र के साथ कौन सहयोगी बना था, तो 1917 में कौन बना था, अमेरिका। उसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो इसको हम लोग क्या याद रखेंगे, JAE, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ठीक है। ये जो केंद्रीय शक्तियाँ थी, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में कौन था, तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ठीक है। दूसरा में हमारा केंद्रीय में कौन था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और ये 4 वर्षों तक लड़ा गया था। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया था, ठीक है। ये जो युद्ध लड़ा गया था, इसने क्या किया था, तो पूरे विश्व को राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, इन दोनों रूप से पूरे विश्व को क्या किया था, प्रभावित किया था। उसके बाद देखिए, ख नंबर में क्या बोल रहा है कि कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि एक संक्षिप्त विश्व युद्ध के बारे में परिचय कि क्या था, तो दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रहा था जब 1914 में शुरू हुआ। अब इसके बाद में कारणों के साथ भारत के साथ कैसा संबंध था उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना, उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ाई है। यानी प्रथम विश्व युद्ध क्या था, तो औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति कैसे था, अंग्रेज लोग के टाइम में क्या था, हमारे देश में उत्पादन किया जाता था लेकिन हमें ही फायदा नहीं होता था उससे। तो इससे क्या होगा कि अपने देश के जो भारतीय थे वो औद्योगिक क्रांति शुरू किए, ठीक है। उसके बाद अन्य देशों में कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर भारतीयों का इज्जत नहीं किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ठीक है, हमने बताया है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ों का हम लोगों को क्या करना था, एक अपने को जगह बनाना था, एक पहचान बनाना था। तो इसके वजह से भी क्या हुआ, तो ये युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद है, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम महायुद्ध और स्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के ब्रिटिश शासन का लक्ष्य
क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना हो गई। यानी युद्ध के आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जो ब्रिटिश शासन है वह उसका लक्ष्य क्या होगा कि भारत में एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना, ठीक है। और उसके बाद 1916 में क्या किया कि भारत सरकार ने आयात शुल्क लगाया ताकि भारत का जो कपड़ा का उद्योग है उसका विकास हो सके और उससे अंग्रेज़ों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। देखिए सब चीज़ वो करते थे लेकिन अपने ही फ़ायदा के लिए। उसके बाद थर्ड है प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम, ठीक है। अब देखिए विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इनसे भारत में एक नई आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया। यानी जब युद्ध हमारा शुरू हुआ तो हमारे देश के जो नेता थे कौन, तिलक और गांधी, तो ये राष्ट्रवादी नेता थे। ये इन दोनों ने मिल करके क्या किया कि ये हमेशा जो है ब्रिटिश शासन का सहयोग किए, बस कुछ टाइम के लिए, ताकि उन्हें लगता था कि हमें उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उससे कुछ ना प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन का भरोसा था। देखिए इन्हें लगता था कि हम लोग अगर उनका हेल्प करेंगे युद्ध में अंग्रेज़ों का तो वो हमारे लिए क्या कर देंगे, तो सरकार के स्वराज्य संबंधी मतलब स्वराज की स्थापना करने देंगे। लेकिन वो क्या था, युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूट गया। मतलब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों का भ्रम टूट गया। वो तो उनसे उम्मीद किए थे कि शायद अंग्रेज़ जो है ब्रिटिश सरकार स्वराज की स्थापना कर दे, बट वो कुछ नहीं किया। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया जिससे महंगाई का भी डर बढ़ गया। अब देखिए उल्टा में इन्हीं को दिक्कत होने लगा, हम ही भारतीयों को। हम लोग तो उनका हेल्प कर रहे थे लेकिन बाद में हम ही लोग को दिक्कत होने लगा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया, सरकार पर स्वराज्य प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो कि तत्कालीन जो राष्ट्रवादी नेताएं थे वो क्या करने लगी, तो एक सरकार पे दबाव बनाने लगी कि हमारे लिए क्या किया जाए, तो हमारे लिए जो है स्वराज की स्थापना के लिए एक दबाव बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। 1915 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर के क्या किया, तो होम रूल लीग की आरंभ कर दी। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैलाव हो गया। उसके बाद तो वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो गई। इसको टिक कर लीजिए कि 1913 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई और किसने कराया, तो लाला हरदयाल ने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। उसके बाद है स्थापित कर भारत में सशक्त क्रांति का प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम एक दल हो गए। मतलब फर्स्ट चीज ये था कि कांग्रेस के जो दल गरम थे और एक दल होता है नरम, ठीक है। दो दल होता है, एक गरम और नरम, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एकत्र हो गए। उसके बाद देखिए दूसरे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष, उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रहों जैसे चंपारण था, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन, ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद देखिए चौथा चरण हमारा क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो इससे हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक पेज का है, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। चलो चलो क्या है, तो महायुद्ध के बाद
भारतीय जो है महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। यानी एक रूप से देखा जाए तो भारत में क्या होने लगा, जो आर्थिक स्थितियां थी, ठीक है, एक मिनट, जो आर्थिक स्थितियां थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, तो धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होने लगी। तो पहले क्या हुआ कि कीमत जो है बढ़ने लगी, उसके बाद देखें तो कीमत बढ़ने के बाद क्या हुई, आर्थिक गतिविधियाँ भी क्या हुई, मंद होने लगी, जिससे क्या है, नगरों में रहने वाले जो शिक्षित थे भारतीय जो है थे वो लगातार क्या होने लगे, तो लगातार वो भी बेरोजगार होने लगे थे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गए थे, जिससे मजदूरों, दस्तकारों और किसानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। यानी मजदूर हो गए, किसान हो गए, दस्तकार हो गए, सबसे ज़्यादा प्रभावित यही लोग हुए थे उस टाइम। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था जो है संकट में घिर गई थी। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया था, क्योंकि इसलिए उनकी भी स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि भारत से जो चीज़ें आयात होती थी वहाँ जाती थी तो वो चीज़ें रुक गई थी, जिसके कारण भारतीय उद्योग जो है फल फूल रहे थे। यानी उनका जो है आयात रुक गया तो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था था, उद्योग था यहाँ का, वो फल फूलने लगा। भारतीय उद्योगपति का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, यानी भारत में अब उद्योगपतियों का भी वर्ग आने लगा। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्थितियां बदल गई, पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब चाहते थे विदेशी लोग कि मतलब सरकार जो है, जो कीमती चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे क्या करे, विदेशी वस्तुओं की आयात है, इन सारी चीज़ों पे क्या करे, तो भारी शुल्क लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्हें महसूस हुआ कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता है। यानी उन्हें ये महसूस होने लगा कि एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन बना करके क्या कर सकते हैं, तो एक जो प्राप्त करना है हमें आंदोलन के थ्रू दबाव बना करके जो चीज़ प्राप्त करना है वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है प्रथम महायुद्ध ने अपने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में इसका उदाहरण है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में, इसको टिक कर लेंगे, बहुत बार पूछता है ये। जिससे रॉलेट एक्ट अभी आया है जस्ट, ठीक है, जिसमें किसी भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जाता था। यानी रॉलेट एक्ट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो ये एक एक्ट था। रॉलेट एक्ट एक एक्ट था जो कब आया था, 1919 में भारत आया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि भारतीयों को बिना किसी अदालत में जाए मुकदमा चलाए उन पर, उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और पूरे पंजाब में मार्श लॉ लगा दिया गया, जिससे लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया। अब यहीं से एक और क्वेश्चन उत्पन्न हो गया, क्या, तो देखिए कि 13 अप्रैल 1919 को उसी समय प्रसिद्ध एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें पूरे पंजाब में क्या कर दिया, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो दो चीज़ हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे, क्या, तो 1919 में एक रॉलेट एक्ट भी आया और 1919 में हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और पूरे पंजाब में क्या हुआ, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था। उसके बाद देखिए क्या है, महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन
में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। यानी महायुद्ध के बाद जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठी तो उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो कुछ सुधार करने का प्रयास किया जो कि 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्स फोर्ड योजना भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया और निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनकर आए हैं, मतलब भारत के ही अधिकांश सदस्य जो हैं चुने गए हैं। केंद्र में दोनों सदनों यानी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी निचले सदन पर और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी उच्च सदन में सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई। मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे और स्वराज या राजनीतिक की छाया में मात्र संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए थे। ठीक है, उसके बाद है कि प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की और इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक खिलाफा था, ठीक है, कि हार हो चुकी है। ऐसी अफवाहें फैलाई तो ऑटोमन साम्राज्य पर एक सशक्त शांति संधि थोपी जाएगी। इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। यानी अब क्या किया गया कि अब हिंदू मुस्लिमों में भी तोड़ फोड़ करने लगा। यानी हमारे भारत में जो एकता बननी थी, जो हमारे कोई भी नहीं देख रहा था उस समय कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, ईसाई है, कोई नहीं देख रहा था। तो ब्रिटिश क्या करने लगे, ब्रिटिश सरकार ये सारी चीज़ें फोड़ने लगे। अब यहाँ पर क्या किए कि इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता का क्या कर दिया गया कि हार हो चुका है और ऐसी अफवाह फैला दी गई कि ऑटोमन साम्राज्य जो है वो एक सशक्त शांति संधि जो है थोपी जाएगी। इससे क्या हुआ कि भारतीय जो मुसलमान है उसमें नाराजगी बढ़ने लगी। उधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता हुआ। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच साझी राजनीतिक जमीन पहले से ही तैयार कर दिया गया, ठीक है। और इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया, ठीक है। उसके बाद देखिए महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों का प्रतिष्ठा घटा। मतलब ये जो महायुद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, जो गोरे लोग थे उनका भी एक प्रतिष्ठा जो है घटने लगा। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही जो था क्या था, यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ अंधाधुंध क्या हुआ, प्रचार किए और अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेश यानी भारत की जनता ने दोनों पक्षों में विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठाने लगा। उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण यानी 1919 से 1947 के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। अब यहीं से हमारा क्या शुरू हो जाता है, तो गांधी युग का मतलब एक पृष्ठभूमि तैयार होने लगता है। यहीं से गांधी जी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है कि हमारे देश को आज़ाद करने में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। यानी जब गांधी जी जनवरी 1915 में लौटे, यानी जब 1915 में जब लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो जब लौटे थे तो उस चीज़ को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में क्या किया, एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद चंपारण और खेड़ा में कृषक आंदोलन में, अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीयता पहचान बनाई। यानी उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया और खेड़ा कृषक लोग के
समर्थन में ये चीज़ था। तो इन सारी चीज़ों में अपना योगदान दिया और एक राष्ट्रीय पहचान बनाई। ये दोनों आंदोलन चलाए और इससे क्या हुआ कि अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाएगी। हाँ चलो भाई ऐसा है, हम भारतीय हैं, इसके बारे में सोच के उन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या बनाई, तो एक अपना पहचान बना लिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग नेताओं के साथ ही घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों से रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया गया, इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या था, सत्याग्रह। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था, सत्याग्रह क्या थे, चंपारण आंदोलन क्या था, खेरा आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, सविनय अयोध्या आंदोलन क्या था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक देखे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।